आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं विज्ञान यानी कि साइंस कक्षा 10वीं क्लास 10th के लिए रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। और ये सभी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। जैसा कि आपका बोर्ड एग्जाम्स आ रहे हैं, इस वीडियो के अंदर आपको 25 MCQ यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ आप कह लो 1 नंबर वाले, 2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले, 5 नंबर वाले क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो सारे के सारे आपको देखने को मिल जाएगा। वन लाइनर से लेके जो भी मैं आपको बताते जाऊँगा कि आपको कैसे कैसे लिखना है, ये भी मैं आपको बताते जाऊँगा। ठीक है, तो वो सभी के सभी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों आपको क्या करना है, आपको बस ये करना है, जो 25 MCQ के क्वेश्चन होंगे आपको कमेंट करके मुझे बताना है कि उस 25 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आंसर आपको पता था। इससे क्या होगा, आपको भी पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी किस लेवल तक हो रखी है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी के सभी स्टूडेंट जो है कमेंट करेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, क्या बोला जा रहा है, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं वह निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं। तो जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं वो कहलाते हैं अभिकारक। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। अब देखिए प्रश्न है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने के बाद, ठीक है ये चीज मैं बता रहा हूँ, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप मतलब उसके अभिक्रिया हो जाने के बाद उत्पन्न नए पदार्थ क्या कहलाते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, तो ऑप्शन ए उत्पाद कहते हैं, यानी कि प्रोडक्ट सही जवाब हो जाएगा। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, आप बहुत ही अच्छे से समझ जाओगे होता क्या है। ठीक है, तो देखिए Zn जिंक प्लस H2SO4, ठीक है, ये दोनों क्या कहलाएंगे, तो ये दोनों कहलाते हैं अभिकारक। ये क्या कर रहे हैं, तो ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, यानी कि ये दोनों दोस्त हिस्सा ले रहे हैं अभिक्रिया में। ठीक है, इस चीज को आप इस तरह से समझिए। और जब ये दोनों दोस्त को मिला दिया जाएगा, ठीक है, दोनों भाग लेने गए हैं, दोनों जब मिल जाएंगे तो दोनों मिलने के बाद क्या हो जाएंगे, कुछ नया बनेगा, कुछ नया बनेगा। तो नया जो बनेगा उसको क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे उत्पाद। ठीक है, और यहाँ पर क्या बनेगा, तो ZnSO4 और यहाँ पर हाइड्रोजन जो है यानी कि H2 वो अलग हो जाएगा। ये हमारा क्या कहलाएगा, तो ये हमारा प्रोडक्ट कहलाएगा, उत्पाद कहलाएगा। समझ में आ गया। जो भी इक्वेशंस रहते हैं वो ऐसे ही होते हैं ना, बस आपको संतुलित करना होता है। ये भी संतुलित है, तो इसमें ये अभिकारक होते हैं और ये उत्पाद होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न है, रुपहली सफेद यानी कि सिल्वरी व्हाइट धातु किसे माना जाता है, किसे जाना जाता है, ठीक है सॉरी, किसे जाना जाता है। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मैग्नीशियम को जाना जाता है इस नाम से। ठीक है, तो मैग्नीशियम का ही एक और नाम क्या है, तो सिल्वरी व्हाइट धातु से भी इसे जाना जाता है। और साथ ही साथ आपको, चलिए वो तो आगे देखने को मिल जाएगा, तब मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए प्रतीक यानी कि सिंबल AQ, आपने बहुत सी जगह पे ये देखा होगा, का उपयोग किसे निर्देशित करने के लिए किया जाता है। तो ये जो AQ है ना, ये निर्देशित किस चीज को करता है, तो ये करता है जलीय विलयन को। जलीय विलयन को निर्देशित करने के लिए हम एक्वा, इसे एक्वा कहा जाता है, AQ का सिंबल यूज करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए जल का भौतिक अवस्था का प्रतीक क्या है, किसका पूछा जा रहा है, जल का पूछा जा रहा है। दोस्तों अब एक चीज बताइए, जल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो आप कहोगे लिक्विड कहते हैं। क्या कहते हैं, लिक्विड कहते हैं ना। तो लिक्विड का सबसे पहला लेटर क्या आता है, L, तो ये यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। गैस अगर बोल दिया जाए, गैस का भौतिक अवस्था का प्रतीक क्या है, तो गैस का पहला लेटर क्या होता है, G होता है। तो आप क्या कहोगे, G सही हो जाएगा। अगर जल की जगह पे बोल दिया जाए ठोस, ठोस का भौतिक अवस्था का प्रतीक क्या है, तो ठोस को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सॉलिड कहते हैं। क्या कहते हैं, सॉलिड कहते हैं। तो उसका पहला लेटर क्या है, S, यानी कि S हो जाएगा। और एक्वा किसके लिए कहते हैं, तो आपको पीछे पता चल ही गया है, जलीय विलयन के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको चारों सिंबल जो है पता चल गए होंगे। आगे देखते हैं। अब देखिए मैग्नीशियम वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाता है, तो मैग्नीशियम वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। अब देखिए फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट का सूत्र क्या है। ठीक है, फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट का सूत्र क्या होता है, तो सही जवाब हो जाएगा FeSO4 × 7H2। क्या होता है, FeSO4, ठीक है, इंटू
7H2O होता है। किसका? तो फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट का। आगे देखते हैं। अब देखिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर किस रंग का होता है? तो आपने एनसीईआरटी का बुक पढ़ा होगा, तो वहाँ पर बताया गया होगा कि हम उसे मतलब उसे जलाते हैं, जलाने के बाद क्या होता है, सफ़ेद रंग का पाउडर, और साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा चमकीला सा प्रतीत होता है ना, एक्सपेरिमेंट में होगा आपका ये लिखा हुआ। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर जो है सफ़ेद रंग, अवक्षेप को ही पीपीटी कहीं कहीं पर लिख दिया जाता है, तो आपको बिल्कुल भी पता होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। प्राकृतिक गैस लकड़ी, कोयला, पेट्रोल, डीजल इत्यादि किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यहाँ पर मुख्यतः क्या दिखाया गया है, एक ऊष्माक्षेपी या ऊष्माशोषी, इन्हीं दोनों में से कोई होगा। तो कौन सी अभिक्रिया है ये? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। प्राकृतिक गैस की बात की जाए, यानी कि प्राकृतिक गैस किसे कहते हैं? CH4 को कहते हैं, मीथेन। आप सभी ने नाम सुना होगा। प्राकृतिक गैस हो गया, लकड़ी हो गया, कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, किरोसिन हो गया, ये सभी जो हम जलाते हैं, ठीक है, उस समय कौन सा अभिक्रिया होता है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है। और इसके बारे में हम और अधिक जानेंगे कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता क्या है, लेकिन वो हम आगे जानेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए, प्रकाश संश्लेषण आप सभी ने पढ़ा होगा, शायद 8th से ही आप लोगों ने पढ़ना शुरू कर दिया होगा। प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार की अभिक्रिया है? ठीक है, और इसी के साथ एक क्वेश्चन और है कि पौधे अपना भोजन किस तरह से बनाते हैं। मैंने ये कहीं पे भी क्वेश्चन लिखा हुआ नहीं है, ये आपको कमेंट करके आप सभी स्टूडेंट को बताना कि पौधे अपना भोजन किस प्रकार बनाते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया है प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, आगे देखते हैं। डेल्टा प्रतीक किस चीज को प्रदर्शित करता है? डेल्टा, चलिए, डेल्टा ये होता है, आपने देखा होगा कि कोई इक्वेशन होता है जिसके ऊपर एक ये सिंबल बना दिया जाता है ना, कुछ भी यहाँ पे मान लीजिए O2, कुछ भी मान लीजिए यहाँ पे, और इधर उत्पाद होते हैं और ये एक सिंबल बना दिया जाता है, इसको कहते हैं डेल्टा। क्या कहते हैं? डेल्टा। ठीक है, और ये किस चीज को प्रदर्शित करता है? तो ये ऑप्शन है, ऊष्मा को प्रदर्शित करता है, हीट को प्रदर्शित करता है। किसको? हीट को प्रदर्शित करता है। आगे देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, प्रश्न है, सभी अपघटन अभिक्रिया है किस प्रकार की अभिक्रिया है? ठीक है, यहाँ पर शायद टाइप गलत हो गया है। यहाँ पर क्वेश्चन है, सभी अपघटन अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो सही जवाब हो जाएगा, जितने भी अपघटन अभिक्रियाएं होते हैं ना, ये सभी के सभी ऊष्माशोषी अभिक्रिया होते हैं। कौन से अभिक्रिया होते हैं? ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं। अब देखिए, सोडियम कार्बोनेट और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, ये जो तनु वर्ड है, ये तनु किस चीज को बताता है? तो यही आपको एक्वा बताता है। जो एक्वा हमने पढ़ा था ना, AQ, ये तनु का मतलब एक्वा ही होता है। इस चीज को मैं एक बार और बता दे रहा हूँ कि कहीं कहीं अगर तनु लिखा हुआ आ जाए तो आप समझ जाना वहाँ पर जलीय विलयन के रूप में सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच रासायनिक अभिक्रिया से उत्सर्जित होने वाला गैस कौन सा है? तो जब भी सोडियम कार्बोनेट को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच रासायनिक अभिक्रिया करवाते हैं तो उससे जो उत्पन्न होता है गैस, वो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे लिखते हैं? CO2। CO2 से कार्बन डाइऑक्साइड को डिनोटेड करते हैं। ठीक है, प्रतीक होता है उसका कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए, क्या यह कथन सही है कि उत्पाद और अभिकारक दोनों का गुणधर्म समान होता है? तो दोस्तों, क्या ये कथन सही है? तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, नहीं, ये सही नहीं है। अब आप बोलोगे कैसे सही नहीं है? तो हमने जो एग्जाम्पल लिया था, कौन सा? Zn+H2SO4, या फिर छोड़ो इसे, आप बस इस चीज़ को ध्यान में रखो कि अगर आप, ठीक है, नमक और चीनी दोनों को मिला देते हो और फिर जो नया पदार्थ बनता है, क्या वो नमक और चीनी की तरह करेगा? मतलब उसका जो गुण होगा वो समान होगा? नहीं होगा, उसमें कुछ बदलाव आ जाएगा। हो सकता है कि उसमें अगर दोनों का समान मात्रा भी डाला जाए, तब भी हम जो पिएंगे ना वो ज़्यादा चीनी का लगेगा, ना वो ज़्यादा नमक का लगेगा, मीडियम लगेगा। मतलब उसके गुण जो होंगे वो अलग हो जाएंगे ना। आप मेरी बात को समझ रहे होगे। जैसे कि यहाँ पर Zn और H2SO4 है, तो जब इससे उत्पाद बनता है तो यहाँ पर क्या हो जाता है? ZnSO4 हो जाता है।
तो जिंक जो है और उसमें अगर SO4 जुड़ जाएगा तो कुछ तो अलग होगा ना, ऐसा तो नहीं है कि वही रह जाएगा। तो ये जो कथन है वो सही नहीं है, ठीक है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं। अब देखिए ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है। तो ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6, यानी कि ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। क्या होता है? C6 यानी कार्बन के 6 कंपाउंड, फिर H12 और फिर ऑक्सीजन के 6। ये आपको ध्यान में रखना है। कैसे याद रखोगे? कार्बन के 6, हाइड्रोजन के 12, ऑक्सीजन के 6। ऑक्सीजन और जो आपका कार्बन है दोनों के 6 होंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड को किन किन नाम से जाना जाता है? किसको? कैल्शियम ऑक्साइड को, ठीक है। बी ऑप्शन चूना यानी कि लाइम तथा अनबुझा चूना, क्विक लाइम। कैल्शियम ऑक्साइड को चूना भी कहते हैं या फिर अनबुझा चूना यानी कि क्विक लाइम भी कहते हैं। ये दोनों नाम से उसे जाना जाता है। किसे? कैल्शियम ऑक्साइड को। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं। अब देखिए मीथेन जो कि एक प्राकृतिक गैस है, उसका सूत्र क्या होता है? तो मैंने पहले भी आपको बताया था क्या होता है। CH4 यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन ए। आगे देखते हैं। अब देखिए विकृत गंधिता अथवा वसा युक्त भोजन किस गैस में पैक किया जाता है ताकि वह लंबे समय तक सही रहे? तो आप लोग जो चिप्स खरीदते हैं जिसके पैकेट आप देखते होगे पूरा फूला फूला सा रहता है, भरा भरा सा, लेकिन असल में उसमें सारे चिप्स थोड़े होते हैं, उसमें तो चिप्स हल्का सा होता है, ठीक है। उसके अंदर जो होता है नाइट्रोजन गैस भरा होता है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। और क्यों भरा रहता है? तो नाइट्रोजन गैस जो है इसमें खाना बहुत ही लंबे समय तक सही रहता है दूसरे गैस यानी कि ऑक्सीजन के मुकाबले, ठीक है। और इसके बारे में डिटेल से आप जानेंगे उपचयन अपचयन अभिक्रिया में, ठीक है। आगे देखते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया किस नाम से जाना जाता है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, उपचयन तथा अपचयन दोनों अभिक्रिया को रेडॉक्स कहा जाता है। ना सिर्फ उपचयन ना सिर्फ अपचयन, ठीक है। दोनों जो अभिक्रिया, इन दोनों को रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है, रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक। आगे देखते हैं। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। श्वसन जो है वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। अब आप कहोगे कि इतने इजी क्वेश्चन थोड़ी आते हैं, तो ये सिर्फ एक चैप्टर है और एक चैप्टर की अगर आप 25 MCQ मोस्ट इंपॉर्टेंट देख लेते हो, जिसमें आपको कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट देखने को मिले भी हैं, तो 15 जितने भी आपके चैप्टर हैं, ठीक है, 14 या फिर 15 सारे चैप्टर जब करवा दूंगा तो आपको लगेगा सारे क्वेश्चन आपने पहले से ही कर रखा है, ठीक है। आगे देखते हैं। नींबू के रस में कौन सा अम्ल होता है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, साइट्रिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है? साइट्रिक अम्ल, साइट्रिक एसिड, ठीक है। आगे देखते हैं। लोहे में जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? ठीक है, तो लोहे में जो जंग लग जाता है वो किसकी वजह से लगता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है। उपचयन अपचयन अभिक्रिया के द्वारा जो है लोहे में जंग लगता है। विस्थापन का तो कोई सवाल ही नहीं होता। ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना, तो किसी भी लोहे में जब ऑक्सीजन के संपर्क में आता है, कांटेक्ट में आता है, तो क्या होता है? उसमें जंग लगने लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा अभिक्रिया उसके लिए उत्तरदायी है? रेडॉक्स रिएक्शन अभिक्रिया, ठीक है। आगे देखते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को किस नाम से जाना जाता है? अभी हमने कुछ समय पहले देखा था, कुछ क्वेश्चन पहले, कि कैल्शियम ऑक्साइड के बारे में बोला गया था और उसे हम किस नाम से जानते थे? तो चूना, और कौन सा? तो अनबुझा चूना के नाम से जानते थे। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बुझा चूना यानी कि स्लैग्ड लाइम के नाम से जानते हैं, ठीक है, बुझे हुए चूने के नाम से। किसको? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। और अगर कैल्शियम ऑक्साइड कर दिया जाए तो इसके आगे आप और लगा देना अणु, ठीक है। ये अणु लगा दोगे तो आपका हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड सॉरी। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है बुझा चूना का। आगे देखते हैं। तो दोस्तों वो थे कुछ MCQ के प्रश्न, बहुविकल्पीय। अब हम देखेंगे 1 नंबर वाले, 2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले, 5 नंबर वाले क्वेश्चंस को। लेकिन उससे पहले एक काम करो, आप वीडियो के नीचे जाओ और कमेंट करके मुझे ये बताओ कि आपने कितने MCQ का आंसर दिया है। फिर उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। हमारा प्रश्न है,
बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट किसका मिश्रण होता है? कौन सा? तो बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट। अगर आपने एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ा होगा तो वहाँ पर एक क्रियाकलाप था। क्रियाकलाप क्या था? क्रियाकलाप ये था, एक्सपेरिमेंट ये था कि आप लोग एक मैग्नीशियम के फीते को जलाते होगे, ठीक है। कैसे जलाते हो? तो पहले आप मैग्नीशियम के फीते को क्या करते हो? रगड़ कर साफ करते हो, फिर जलाते हो। तो जो मैग्नीशियम कार्बोनेट होता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है, इसी का मिश्रण होता है बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम फीते को रेगमाल से रगड़कर साफ क्यों किया जाता है? सबसे पहले तो आप जान लीजिए रेगमाल होता क्या है। आपने देखा होगा जब भी आपके घर में कलर वलर होता होगा तो उससे पहले एक पट्टी टाइप का होता होगा, ठीक है, जिसमें दाने दाने हल्के से निकले हुए होते हैं, जिससे कि दीवार को पहले जो कलर होता है उसको हटा दिया जाता है ताकि नया कलर को अच्छे से पेंट किया जाए, तो उसको रेगमाल कहते हैं। और आप इसलिए उसे साफ करते हो ताकि उसके ऊपर से बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट की जो परत होती है, जो कि उसके ऊपर जमी हुई होती है, उसे हटा देते हो। इसलिए रेगमाल से साफ किया जाता है मैग्नीशियम के फीते को। और उसके बाद आप लोग क्या करते हो उस एक्सपेरिमेंट में? उसको जलाते हो। जलाने के बाद क्या होता है? तो एक एमसीक्यू वाले क्वेश्चन में भी लिखा हुआ था कि हमें वाइट कलर का पाउडर मिलता है। किस कलर का? वाइट कलर का पाउडर मिलता है वो। और उसके साथ साथ और क्या होता है? तो एक बहुत ही तेज ऊष्मा हमें प्रतीत होता है, दिखाई देता है। वो किसकी वजह से? तो मैग्नीशियम ऑक्साइड के जलने की वजह से ऐसा दिखता है, ठीक है। आगे देखते हैं। दूध का खट्टा होना क्या एक रासायनिक परिवर्तन है? तो हाँ, दूध का खट्टा होना, दूध से दही का बनना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस चीज को आप ध्यान में रखना, और ये एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। दही का बनना, भोजन का पकना, श्वसन की प्रक्रिया, यह सभी रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। इस चीज को आपको याद कर लेना है, ठीक है। इसके साथ साथ क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, अवक्षेप क्या है? ठीक है, अवक्षेप क्या है? तो किसी द्रव्य विलयन में रासायनिक अभिक्रिया होने पर यदि कोई ठोस उत्पाद बनता है तो उसे ही अवक्षेप कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने एक गिलास लिया, ठीक, मान लीजिए, और उस गिलास में आपने क्या किया? पानी पहले डाल दिया, और पानी में फिर क्या किया? चीनी डाल दिया, नमक डाल दिया, जो भी डाल दिया, ठीक है, डाल दिया। मान लीजिए ऐसा आपने किया, लेकिन आपको पता है चीनी घुल जाता है, नमक भी घुल जाता है, तो यहाँ पर तो घुलने की बात छोड़ दीजिए। लेकिन अगर मान लीजिए उसमें कुछ भी एक ठोस, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, इस ठोस वर्ड को आपको ध्यान में रखना है, ठोस उत्पाद बन जाता है, यानी प्रोडक्ट बन जाता है, ठीक है, कुछ भी एक बन जाता है। हालांकि बनेगा नहीं, आपको पता है चीनी भी घुल जाएगा, नमक भी घुल जाएगा पानी में, कुछ तो बचेगा ही नहीं। लेकिन अगर कुछ बच जाता है तो उसी को कहते हैं अवक्षेप, ठीक है, यानी बचा खुचा ठोस पदार्थ। आगे देखते हैं। अब देखिए, रासायनिक अभिक्रियाओं के अभिलक्षण क्या है? कैसे पहचानेंगे कि यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हुआ है? ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, आपको बताना होगा। इसके लिए मैंने आपको इस 5 टाइप्स को तो बता दिया है। आप बस एक काम करना, एनसीईआरटी का बुक ओपन करना और सबके बारे में हल्का सा डिटेल ले लेना। डिटेल क्या ले लेना? एक एक इक्वेशन इनके बारे में देख लेना। जैसे कि गैस का निकलना मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। गैस का निकलने के लिए सोडियम कार्बोनेट, एक क्वेश्चन था एमसीक्यू में जिसमें मैंने बोला था सोडियम कार्बोनेट और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच जब रासायनिक अभिक्रिया होता है तो कौन सा गैस निकलता है? तो CO2 निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। तो जब वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकलने लगा तो हमें पता चल गया कि हाँ भाई, रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। जरूरी नहीं है कि किसी भी अभिक्रिया में ये 5 चीज हो, कोई भी एक लक्षण, 2 लक्षण, 3 लक्षण मैच खा गए मतलब कि अभिक्रिया हुआ है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो कौन कौन से वो अभिलक्षण है जिससे हमें पता चलेगा रासायनिक अभिक्रिया हुआ है? तो गैस का निकलना नंबर 1, अवक्षेपण का बनना। अवक्षेपण क्या होता है मैंने बता दिया, मतलब जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया करवाया जाएगा तो उसमें जो ठोस पदार्थ बनेगा उसे कहते हैं अवक्षेपण। तो अवक्षेपण भी जब बनेगा तो हमें पता चल जाएगा रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। रंग में परिवर्तन होना, ठीक है,
किसी आपने देखा होगा, बहुत सारे मूवीज़ में देखा होगा, वीडियोज़ में देखा होगा, अगर आपने कॉलेज में या स्कूल में किया होगा एक्सपेरिमेंट तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर, सॉरी स्कूल में अगर आपने देखा होगा तो देखा होगा कि कलर में चेंजेस आ जाते हैं, कुछ कुछ केमिकल्स के कलर में चेंजेस आ जाते हैं जब दो केमिकल को मिलाते हैं। तो इससे पता चलता है कि हाँ वहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। ताप में परिवर्तन, कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसे होते हैं जिसमें तापमान में वृद्धि होने लगता है, मतलब कि वो जो आप जब मिक्स करोगे दोनों को तो वो गर्म होने लगेगा, ठीक है, गर्म होने लगेगा, या फिर हो सकता है वो बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाए और आपको लगे अरे ये तो ठंडा हो रहा है, ठीक है, वो भी एक रासायनिक अभिक्रिया के अभिलक्षण है। अवस्था में परिवर्तन होना, अवस्था में परिवर्तन होने का मतलब यहाँ पर ये है कि मान लीजिए कि वो ठोस फॉर्म में है और वो द्रव में चेंज हो गया, ठीक है, ठोस में है द्रव में बदल गया, द्रव में है गैस में बदल गया, ठीक है, ये सभी चीज़ें क्या कहलाएगी, रासायनिक अभिक्रिया के अवलक्षण है। इसी के अनुसार हमें पता चलता है कि हाँ यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हुई है, ठीक है। इस चीज़ के लिए मैंने एक चीज़ बता दी, आपको क्या करना है, पांचों का एक एक इक्वेशन पता कर लेना है और फिर जब आप लिखोगे ना तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। पहले आप गैस का निकलना बताओगे, उसके बाद एक इक्वेशन लिखोगे और उसमें बताओगे कि हाँ यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जो निकल रहा है इससे हमें पता चल जाएगा यहाँ पर अभिक्रिया हुई है। उसी तरह आप क्षेपण का बनना बताओगे, रंग में परिवर्तन बताओगे और आप यहाँ से 5 में 5 नंबर ले जा सकते हो। आगे देखते हैं। अब देखिए रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, किसे, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। अगर ये 1 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप क्या जवाब दोगे, तो सही जवाब हो जाएगा रासायनिक अभिक्रियाओं को उसमें संबंधित पदार्थों के प्रतीकों और सूत्रों की सहायता से निरूपित करने की विधि को रासायनिक समीकरण कहते हैं, ठीक है। क्या कहा जा रहा है, रासायनिक जो अभिक्रिया हो रहा है उससे संबंधित पदार्थ, मैं जैसे कि हम ले लेते हैं वही एग्जाम्पल जो हमारा पसंदीदा है, जिंक प्लस H2SO4, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, रासायनिक अभिक्रिया को उससे संबंधित पदार्थ, जैसे कि जिंक H2SO4 रासायनिक अभिक्रिया से संबंधित पदार्थ है के प्रतीकों। अब यहाँ पर हम जिंक पूरा लिख तो नहीं रहे हैं, जिंक को हम शॉर्ट फॉर्म में Zn और H2SO4 लिख रहे हैं ना, प्रतीक के द्वारा यानी सिंबल के द्वारा लिख रहे हैं, और सूत्रों की सहायता से निरूपित करने की विधि को रासायनिक समीकरण कहते हैं। मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा, फिर भी नहीं आता है तो कमेंट करना। अब देखिए अभिकारक किसे कहते हैं, हमने सबसे पहला जो क्वेश्चन किया था MCQ का वो यही था कि अभिकारक किसे कहते हैं। तो पदार्थों को जो संयोग करते हैं या क्रिया करते हैं अभिकारक कहलाते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर Zn H2SO4 ये दोनों क्या कर रहे हैं, आपस में संयोग, संयोग का मतलब है जुड़ रहे हैं, ये दोनों जुड़ रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं, इसे क्या कहेंगे, अभिकारक कहेंगे। इस चीज़ को अब तो आप नहीं भूलोगे कि राम और श्याम दोनों जुड़ रहे हैं तो ये अभिकारक, बस आप इस तरह से समझ लो। वैसे ही वहाँ पर आप एग्जाम में करना, Zn और H2SO4 जुड़ रहा है, ये अभिकारक कहलाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, उत्पाद किसे कहते हैं। 1 नंबर में ये सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अभिक्रिया के दौरान उत्पन्न हुए नए पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। यहाँ पर अभिक्रिया हुई, इससे बना नया पदार्थ जो कि हमारा ZnSO4 और हाइड्रोजन, इसे क्या कहेंगे, उत्पाद कहेंगे। समझ में आ गया, कहीं कोई डाउट नहीं, बहुत ही इजी है। बस एक इक्वेशन आप इसे याद रखना और हर जगह आप इस इक्वेशन का मदद ले लेना, ठीक है। आप इसे रट ही लो, इस इक्वेशन का मदद लेना, और जब आप इक्वेशन के मदद से बनाओगे ना आंसर को तो टीचर समझ जाएगा भाई ये कहीं से नहीं लिखा है, ये अपने मन से लिखा है, इसने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है इन चीज़ों को, ठीक है। ZnSO4 प्लस H2 जब आप वहाँ पर बताओगे कि ये हमारा प्रोडक्ट है और ये हमारा अभिकारक है। संतुलित समीकरण यानी कि बैलेंस्ड इक्वेशन किसे कहते हैं, ठीक है। तो संतुलित समीकरण में अभिकारकों और उत्पादों में विभिन्न तत्वों के परमाणु की बराबर होती संख्या बराबर होती है, और ऐसे समीकरण को क्या कहते हैं, संतुलित समीकरण कहते हैं, ठीक है। उस चीज़ों को छोड़िए। तो संतुलित समीकरण किसे कहते हैं, तो संतुलित समीकरण उसे कहते हैं जिसमें अभिकारक और उत्पाद। अब एक बात बताइए, अगर एक राम है और एक श्याम है तो उत्पाद में भी तो राम और श्याम का मिश्रण दिखाया जाएगा ना, ठीक है। यानी कि अगर जिंक है और H2SO4 है तो उसकी परमाणु की संख्या बराबर तो की जाएगी
ऐसा तो नहीं है कि अभिक्रिया होने के समय उसमें से 2-4 परमाणु इधर उधर हो गए, खो गए, ऐसा तो नहीं है ना। जितना इधर से गए हैं उतना वहाँ पे दिखना चाहिए। और ये कौन कहता है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। अब आप बोलोगे भाई संतुलित करने की ज़रूरत क्या है? ठीक है, तो संतुलित हम इसलिए करते हैं, देखो आप प्रतीक से तो बता दोगे ये जिंक है, ये H2SO4 है, ये H2SO4 है, लेकिन संतुलित हम इसलिए करते हैं ताकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम गलत साबित ना हो। ठीक है, अब द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है तो वो हम आगे देखेंगे। क्या यह कथन सत्य है कि संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारकों तथा उत्पादों का द्रव्यमान बराबर होता है? तो हाँ, सत्य है। क्यों सत्य है? क्योंकि संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारक तथा उत्पाद का परमाणु संख्या समान होता है। अंततः हम कह सकते हैं कि द्रव्यमान भी बराबर होगा। पीछे आपने जाना क्या होता है, परमाणु संख्या तो भाई होती है बराबर, तो जब परमाणु संख्या बराबर होगी तो द्रव्यमान थोड़ी आगे पीछे हो जाएगा, वो भी समान होगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं क्या कि रासायनिक समीकरण जो होता है, कहाँ गया, हाँ, संतुलित रासायनिक समीकरण जो होता है, ठीक है, में अभिकारक और जो उत्पाद का द्रव्यमान होता है वो बराबर होता है। मतलब कि अगर अभिकारक का द्रव्यमान 30 है तो उत्पाद का द्रव्यमान भी 30 ही होगा। अगर अभिकारक का परमाणु संख्या 15 है तो उत्पाद का भी वहाँ पर परमाणु संख्या नहीं, सॉरी, परमाणु अगर 15 है, ठीक है, एटम्स वहाँ पर 15 है तो यहाँ पर भी 15 ही होंगे। ठीक, इस चीज़ को आप समझ गए। अब देखिए जो मैं उतने देर से कह रहा था, द्रव्यमान संरक्षण के नियम क्या कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और 1-2 नंबर में तो ये पूछ लिया जाता है हर बार। तो रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान ना तो बन सकता है और ना ही नष्ट हो सकता है। ये चीज़ ये पहले ही कह देता है कि कोई भी अभिक्रिया हम करवाते हैं रासायनिक तो उसमें ना द्रव्यमान का नष्ट होगा और ना द्रव्यमान बनेगा। अब अगर द्रव्यमान न बनता है ना नष्ट होता है तो अगर हम बिना बैलेंस किए हुए इक्वेशन को बना देंगे, इसका मतलब है कि हमने द्रव्यमान संरक्षण के नियम को गलत साबित कर दिया। भाई वहाँ पे तो द्रव्यमान बराबर ही नहीं है, मतलब कि वहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ पर द्रव्यमान नष्ट हो रहा है, जबकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम तो ये चीज़ नहीं कहता। तो इसी कारण की वजह से बस हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, संतुलित असंतुलित समीकरण किसे कहते हैं। अभी तक तो हमने संतुलित पढ़ा, अब असंतुलित पढ़ते हैं। एक असंतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और उत्पादों में एक या अधिक तत्वों के परमाणु की असमान संख्या होती है। ऐसे समीकरण को असंतुलित समीकरण कहते हैं, जिसमें परमाणु की संख्या बताया ही नहीं। इधर अभिकारक में 8 है, इधर 6 आ गया, भाई कोई हिसाब ही नहीं है कि कहाँ पर गया। ऐसे समीकरण को क्या कहेंगे? असंतुलित समीकरण कहेंगे। ठीक है, जिंक तो चलो लिख दिया, इधर भी जिंक लिख दिया, लेकिन ये भी तो लिखना होगा Zn, ठीक है, और H2SO4। यहाँ पर H के कितने परमाणु दिखाए जा रहे हैं? 2 परमाणु दिखाए जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर लिख दिया जाए H1SO4 तो क्या ये सही होगा? ऐसे ही समीकरण को कहते हैं असंतुलित समीकरण। समझ में आ गया? 1 नंबर का ये भी क्वेश्चन है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना किसे कहते हैं? ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो समीकरण के दोनों पक्ष का मतलब क्या है? अभिकारक और उत्पाद। इस तरफ अभिकारक होता है, इस तरफ उत्पाद होता है। दोनों पक्ष विभिन्न प्रकार के परमाणुओं की संख्या को बराबर करने की प्रक्रिया को समीकरण को संतुलित करना कहलाता है। मतलब इसको भी बराबर करना है। आप ये भी लिख सकते हो, अभिकारक और उत्पाद को बराबर, मतलब उसकी परमाणु संख्या को बराबर करने को हम क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण का संतुलित करना कहते हैं। समझ में आ गया? मैं हर एक चीज़ को अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी कोई डाउट होता है कमेंट करना, मैं अगला जो वीडियो बनाऊंगा उसमें और अच्छे से समझाऊंगा। ठीक। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं? वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा बाहर की ओर निकलती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। मान लीजिए आपने एक आग लगाया, आपने क्या किया? आग लगाया और जो आग से ऊष्मा बाहर निकल रही है उसे कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। बस आप इस तरह से याद रखना, वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा बाहर निकल जाता है, भाग जाता है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं।
अब उसका उल्टा ऊष्माशोषी अभिक्रिया, तो वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है। अवशोषण का मतलब अपनी तरफ खींच लिया जाता है, आप ये मत लिखना अपनी तरफ खींच लिया जाता है, अवशोषण होता है, सोख लिया जाता है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। समझ में आ गया? एक एक नंबर का ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 3 नंबर का क्वेश्चन ये तब बन जाता है जब बोला जाता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया के बारे में बताएं या समझाएं। दोनों के बारे में एक क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा और 3 नंबर का क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो आप इस चीज को समझ में गए। आगे देखते हैं। मुख्य रूप से रासायनिक अभिक्रिया के कितने प्रकार होते हैं? 5 नंबर का ये भी क्वेश्चन है। रासायनिक अभिक्रिया के टोटल प्रकार कितने होते हैं ये पूछा गया है। संयोजन अभिक्रिया नंबर 1, अपघटन अभिक्रिया नंबर 2, विस्थापन अभिक्रिया नंबर 3, द्रव्य विस्थापन अभिक्रिया नंबर 4 और उपचयन तथा अपचयन अभिक्रिया नंबर 5। अब आप कहोगे अच्छा हम ये 5 लाइन लिख देंगे तो 5 नंबर थोड़ी दे देंगे। नहीं, आपको 5 नंबर वैसे नहीं मिलेगा। कैसे मिलेगा? तो आपको एक एक अभिक्रिया को बताना होगा। जैसे कि यहाँ पर मैं अभी बताऊंगा, आपको सारी अभिक्रिया के बारे में बताऊंगा, सबका परिभाषा बताऊंगा, सबके डेफिनेशंस में आपको बताऊंगा। आपको डेफिनेशन लिखना है। बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा अगर आप उनके बारे में एक एक इक्वेशन लिख दें, तो आपको 5 में 5 मिल जाएंगे, कोई नहीं रोकेगा। विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? वे अभिक्रियाएं जिनमें एक तत्व यौगिक में दूसरे तत्व का स्थान लेता है विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। या फिर, या तो आप इतना लिख दो, या फिर वह अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील कम अभिक्रियाशील का स्थान ले लेता है विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके स्कूल में एक अच्छा बच्चा है, एक बहुत ही खतरनाक डेंजर जिससे आप सभी लोग डरते हो, इस टाइप का बच्चा है। वो क्या करेगा? चाहेगा कि नहीं ये आगे वाले सीट पे बैठता है, मुझे वहाँ पर बैठना है। अब कैसे भी है ये बच्चा तो खतरनाक है, तो ये इसके पास आएगा, बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, हटो मैं बैठूंगा, और वहाँ पर बैठ जाता है। अब ये जो शरीफ बच्चा है इसके पास तो उतनी पावर ही नहीं है कि इससे लड़ सके, नहीं लड़ पाएगा। तो ऐसे अभिक्रिया को ही विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अगर आप इसे इक्वेशन में अगर आप इसे देखें तो विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है भाई, कमजोर आदमी यानी कमजोर जो भी होगा उसको हटाकर अधिक अभिक्रियाशील आ जाता है, स्थान ले लेता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। समझ में आ गया? आगे देखते हैं। दृग्ध विस्थापन अभिक्रिया या फिर द्वि विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? वे अभिक्रियाएं जिनमें दो यौगिक आयनों का अदला बदली, ठीक है यहाँ पर अदला होगा, हल्का सा टाइपिंग गलत हो गया, अदला बदली द्वारा क्रिया करके दो नए यौगिक बनाते हैं, दृग्ध विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। 1 नंबर, ठीक है। हो सकता है कि ये आपसे सिंगल सिंगल पूछ लिया जाए कि विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, सिर्फ यही पूछ लिया जाए 1 नंबर में, ऐसा भी तो संभव है। अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो अपघटन, ध्यान देना, वे अभिक्रियाएं जिनमें यौगिक दो या अधिक सरलतल पदार्थों में टूटता है, अपघटन अभिक्रियाएं कहलाती है। ठीक है, अपघटन किसे कहते हैं समझ में आ गया। वे अभिक्रिया जिनमें यौगिक दो या अधिक, मिनिमम कितना बोला गया है? 2, उससे ज्यादा हो सकता है लेकिन सिंगल नहीं। यहां पर क्या बोला गया? जिनमें यौगिक 2 या अधिक सरलतल पदार्थों में टूटता है, अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। बस यहाँ पर आपको याद क्या रखना है, वह अभिक्रिया जिनमें यौगिक 2 से ज़्यादा पदार्थों में टूट जाता है, अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? वे अभिक्रियाएं जिनमें 2 या अधिक पदार्थ मिलकर एक, ठीक है, मिलकर के एक अकेला पदार्थ बनाता है, संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। अब इसे याद करने का एक तरीका ये है कि संयोजन अभिक्रिया जो कि सबसे पहला था वो सिर्फ एक अकेला पदार्थ बनाता है, और अपघटन अभिक्रिया क्या करता है? ये यौगिक से मिलकर 2 या 2 से अधिक पदार्थ में टूटता है। याद कर लोगे? नहीं होता है वीडियो देखो, नोट्स बना लो और याद कर लो। ठीक है, आगे देखते हैं। अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं? कोई भी वह अभिक्रिया जिसमें अविलय ठोस बनता है जो कि विलयन से पृथक होता है, अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। अवक्षेपण के बारे में आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि भाई विलयन से जो बच जाता है और ठोस बन जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? अवक्षेपण कहते हैं। वही अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहता है।
क्या कि कोई भी वो अभिक्रिया जिसमें अविलेय ठोस बनता है जो कि विलयन से पृथक होता है। पृथक का मतलब क्या होना, अलग होता है, अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाता है। याद कर लोगे। उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। अब उपचयन अपचयन की बात कर ले। देखिए अब क्या, कोई अवक्षेपण अभिक्रिया तो आपने बताया नहीं था सर, वहाँ पे तो 5 ही नाम थे। तो ये जो है, ये अगर आप नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, लेकिन अगर लिख दोगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, ये आपके लिए बोनस पॉइंट है। ठीक है, होता ये भी है, लेकिन मुख्य रूप से माना वही 5 जाता है। उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना अथवा हाइड्रोजन का निकलना उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ऑक्सीकरण मतलब कि ऑक्सीजन का जुड़ना, बस आप ऐसे याद करना। उपचयन या ऑक्सीकरण, या तो आपको ऑक्सीकरण लिखा होगा या फिर उपचयन लिखा होगा। ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन को निकाल देना क्या कहलाता है, उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। ध्यान में रखना। अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो पदार्थ के साथ हाइड्रोजन का जुड़ना। अब उसका उल्टा कर दो, उस समय हम किसे जोड़ रहे थे, ऑक्सीजन को जोड़ रहे थे और हाइड्रोजन को बाहर कर रहे थे। इस बार हमें उसका उल्टा करना है। हाइड्रोजन का जुड़ना अथवा ऑक्सीजन का निकलना अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। कर दोगे। आगे देखते हैं, उपचायक या ऑक्सीकारक किसे कहते हैं। उपचायक या ऑक्सीकारक किसे कहते हैं, तो आंसर हो जाएगा पदार्थ जो ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीजन देते हैं। याद रखना, उपचायक या ऑक्सीकारक, अभी क्या पढ़ा था पीछे, उपचयन या ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण में ही कारक जोड़ दो। कारक का काम क्या होता है, काम करने का। एजेंट का काम क्या होता है ये बताओ। जो एजेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो काम करते हैं। तो पदार्थ जो ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीजन देता है। अब भाई ऑक्सीजन का जुड़ना ऐसे ही तो नहीं जुड़ जाएगा ना, कुछ एजेंट होगा ना, कोई एजेंट होगा जो कहेगा नहीं मैं करवाऊंगा, मैं जुड़वाऊंगा, मैं देख लेता हूँ। तो वही ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीजन को जुड़ना या फिर हाइड्रोजन के लिए हाइड्रोजन को हटाना, यही कहलाता है उपचायक या ऑक्सीकारक। समझ में आ गया। जो उसकी मदद करता है ऑक्सीजन को जुड़ने में और हाइड्रोजन को निकालने में, उसी को उपचायक या ऑक्सीकारक कहते हैं। समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। अभी हमने क्या पढ़ा था पीछे, ऑक्सीडाइजिंग। ठीक है, अब यहाँ पे रिड्यूसिंग पढ़ेंगे, रिड्यूस करना। ठीक है, पदार्थ जो उपचयन के लिए हाइड्रोजन देते हैं। अभी हमने क्या पढ़ा था, ऑक्सीजन देके हाइड्रोजन निकालने में जो मदद करता है, और ये वो होते हैं जो हाइड्रोजन देने में मदद करते हैं और ऑक्सीजन को निकालने में मदद करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, उपचायक कहलाते हैं। समझ में आ गया, बस उल्टा करना है, समझ में आ गया होगा। संक्षारण किसे कहते हैं, संक्षारण किसे कहते हैं। संक्षारण वह प्रक्रिया है जिसमें धातुओं उनकी सतह पर वायु, नमी या रसायन की क्रिया द्वारा धीरे धीरे नष्ट हो जाती है, संक्षारण कहलाती है। भाई लोहे में जंग लगना संक्षारण कहलाता है। और आप कैसे भी लिख लो लोहे में जंग लगना का, कि लोहे में जंग हवा में रखे रखे हो गया, घर से बाहर निकाल दिया इस वजह से हो गया, ऐसा तो नहीं है। आपने देखा होगा कि जो घर से बाहर सामान रहता है उस पर जंग जल्दी लग जाता है। क्यों, क्योंकि वायु में क्या होता है, नमी होता है, मॉइस्चर होता है, मॉइस्चर के कारण ये होता है। या फिर आप ऐसा करना कि लोहे को आप पानी में रख देना और फिर देखना कितना जल्दी उसमें जंग लगता है, इसी को संक्षारण कहा जाता है। ठीक है, आगे देखें, विकृत गंधिता किसे कहते हैं। ठीक है, 1 नंबर में ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, कहीं कोई डाउट नहीं है, और ये भी पूछा जा सकता है चाहे आपका कोई भी बोर्ड हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही मैं आपको बता रहा हूँ, और आपको ये खुद भी लग रहा होगा कि अगर मैं एक चैप्टर से ये सारे के सारे मेन पॉइंट ही बता दिया तो अब चैप्टर के अंदर बचा क्या, इसके अलावा आपने कुछ भी देखा है। हाँ, एक चीज़ होगा जो कि मैंने आपको नहीं बताया, जो कि मैं बता दूंगा, बैलेंस करना। ठीक है, कि बैलेंस कैसे करना है। मैंने ये तो बता दिया कि दोनों पक्ष को बैलेंस इसलिए करते हैं क्योंकि परमाणु संख्या को बराबर रखना होता है, द्रव्यमान को बराबर रखना होता है, और इस वजह से रखना होता है क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये चीज़ कहता है। लेकिन मैंने बैलेंस करना अभी तक नहीं सिखाया, मैं वो भी सिखा दूंगा। विकृत गंधता किसे कहते हैं, तो अरुचिकर गंध और स्वाद। अरुचिकर मतलब जिसका आपको रुचि ना हो, ऐसा गंध जो आपको पसंद ना हो, और स्वाद जो कि आपको खाने में बिल्कुल अच्छा ना लगे। प्रभावित भोजन में वसा और तेल के वायव उपचयन द्वारा उत्पन्न स्थिति विकृत गंधता कहलाता है। जो खाना खराब हो जाता है
उसको क्या कहते हैं, विकृत गंधता कहते हैं। बस आप इतना समझ लेना, ठीक है। तो यही कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसके अंदर से जो भी निकल सकता था ना, मैं सच कह रहा हूँ एनसीईआरटी तो मैंने देखा ही देखा, एनसीईआरटी में इतना नहीं बताया जाता। इसके साथ साथ रेफरेंस बुक, सारे बुक से मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को निकाला और क्वेश्चन पेपर से ये निकाला कि कौन सा किस ईयर में पूछा गया है, और सारे वही प्रश्न हैं जो कि पहले पूछे जा चुके हैं। तो ये थे हमारे जो आपके चैप्टर था, इस चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और हाँ, हमसे जुड़ जरूर जाना, तभी तो आपको नई वीडियो के बारे में पता चलेगा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, व्हाट्सएप से जरूर जुड़ना।